हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं इंतजार होगा आज के भी क्लास का, आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आइए आज के क्लास में पॉलिटी का एक छोटे से टॉपिक जो महत्वपूर्ण है, चर्चित है, उस पर हम चर्चा करेंगे। कॉलेजियम आपने नाम सुना होगा। जुडिशरी में जो नियुक्ति की बात होती है, जजेस की एंड ट्रांसफर की बात होती है, ये महत्वपूर्ण मुद्दा होता है और अक्सर चर्चा में भी होता है जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर। तो इसी कंसर्न में हम लोग डिस्कस करेंगे आज ये कॉलेजियम। कॉलेजियम सिस्टम, कॉलेजियम प्रणाली क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दरअसल हमारे कंट्री में कॉलेजियम सिस्टम की जो व्यवस्था है उसमें किसी लॉ को मेकिंग करके इसका प्रोविजन नहीं दिया गया और न ही ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था था। सही मायने में इसके उद्भव की बात किया जाए तो थोड़ा पीछे लौट कर चला जाए। कैसे? जैसे इंडिया में जो लॉ के मेकिंग होते हैं, कानून बनाए जाते हैं, विधि निर्माण होते हैं, विधियों की बात किया जाए, लॉ की बात किया जाए तो लॉ एक तरह से देखा जाए, ये लॉ, विधि, कानून की बात किया जाए तो 3 टाइप से लॉ अपने एग्जिस्टेंस, अस्तित्व में आते हैं। नंबर फर्स्ट टाइप कहा जाए, फर्स्ट टाइप जो होता है ये होता है केस लॉ। ये फर्स्ट है, ये होगा केस लॉ। ये होगा केस लॉ जो अभी कॉलेजियम से रिलेटेड है, इनकी बात यहां पर इसलिए पहले इनकी चर्चा कर रहे हैं। केस लॉ कैसे होते हैं? जैसे टाइम टू टाइम जो जुडिशरी में केसेस जाते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, और जुडिशरी उस केस पर स्टडी करके डिसीजन, निर्णय अपने देते हैं। जो भी डिसीजन, निर्णय, जो ऑर्डर देते हैं वह एक लॉ, कानून का रूप होता है। और जुडिशरी में लोअर कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट की बात भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट। क्यों? सुप्रीम कोर्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रेटर है, भारतीय संविधान का व्याख्याता है। वह जो किसी केस में ऑर्डर, डिसीजन देता है वह लॉ, कानून का रूप होता है। एक तो ये हो गया, ठीक। और दूसरा देखा जाए तो ये होता है ऑर्डिनेंस, अध्यादेश। नेक्स्ट होता है अध्यादेश। अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस। तो अध्यादेश, ऑर्डिनेंस की बात किया जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी एग्जीक्यूटिव ऑर्डिनेंस ला करके भी लॉ मेकिंग करती है। तो इस तरह से जब कभी भी ऐसे समय, परिस्थिति है कंट्री में जो लॉ की रिक्वायरमेंट है, कानून की जरूरत है समाज, देश के लिए, बट सिचुएशन, हालात ऐसे हैं जो पार्लियामेंट के थ्रू लॉ मेकिंग में या तो काफी समय लगेगा, परिस्थितियां ऐसी हैं, या मेजॉरिटी की, मान लीजिए एक हाउस राज्यसभा में मेजॉरिटी का प्रॉब्लम में दिक्कतें हो रही है, तो ऐसे परिस्थिति में एक्जीक्यूटिव, कार्यपालिका को यह पावर संविधान ने दिया है। केंद्र के लिए क्या है? आर्टिकल 123, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत व्यवस्था दिया गया है। अंडर आर्टिकल दिस सेंट्रल गवर्नमेंट सिफारिश करती है राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अंडर आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट अनाउंस करेंगे, और इस प्रकार से इसका जो प्रोसेस है अब वो रन करेगा। ऑर्डिनेंस अस्तित्व में आ गया, कानून काम करेगा। ठीक है, किस तरह से? जब अनाउंस किए तो फर्स्ट सीटिंग जो होगा पार्लियामेंट के हाउस का, फर्स्ट सीटिंग के बाद ये होगा 6 वीक, और विद इन 6 वीक पास हो गया। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस हैं, संसद के दोनों सदनों से पास हो गया, तो ये होगा 6 महीने के लिए। फिर सरकार आगे बढ़ाना चाहती है तो 6 महीने के अंतर्गत कभी भी पास कर दिया, फिर अगले 6 महीने के लिए, यानी 6 महीने करके ये बढ़ा सकती है कानून। यानी फर्स्ट टाइम ही नहीं पास किया सरकार, ठीक, तो बस पहली बार ही इसका अस्तित्व मिट गया। फर्स्ट सीटिंग के बाद, पहले बैठक के बाद 6 सप्ताह रहेगा।
6 सप्ताह का मतलब 1.5 महीने मिट गया। यानी इसका मतलब है कि जो पार्लियामेंट के थ्रू कानून बनते हैं, अधिनियम और अध्यादेश के द्वारा कानून बनते हैं, दोनों का देखा जाए इंपॉर्टेंस, तो एक तरह से लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से, विधिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इंपॉर्टेंस, महत्व सेम है, इक्वल है। बट डिफरेंस क्या है कि संसद के द्वारा जो कानून बनते हैं, जब तक वो अधिनियम एक्ट समाप्त न किया जाए रहेंगे। यानी संसद के द्वारा बनाया गया कानून परमानेंट, स्थायित्व नेचर उसमें होता है। बट ऑर्डिनेंस के द्वारा परमानेंसी नहीं है, हर बार बढ़ाना है, नहीं बढ़ा पहली बार, दूसरी बार, जब भी नहीं बढ़ा तो कहानी खत्म हो गई। यानी विधिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो दोनों सेम, अस्थायित्व के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अध्यादेश के द्वारा बनाया गया कानून टेम्पोररी है, परमानेंट नहीं, और पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कानून जो एक्ट अधिनियम होते हैं उसमें परमानेंसी है, स्थायित्व, ये डिफरेंस होता है। आगे चलते हैं। तीसरा जो विधि का रूप होता है वो अस्तित्व में आता है और इसको हम लोग कहते हैं अधिनियम। ये होता है अधिनियम, यानी आप कहेंगे इंग्लिश में एक्ट। तो इसमें क्या है, शॉर्ट में प्रोसेस सुनिए, जब पार्लियामेंट पढ़ाऊंगा डिटेल इस पर डिस्कस करूंगा, एक्ट अपने एग्जिस्टेंस, अपने अस्तित्व में कैसे आता है। जब ये लॉ मेकिंग करना होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड प्राइम मिनिस्टर अपने मंत्रिमंडल कैबिनेट की बैठक बुलाते हैं, अपने कैबिनेट मिनिस्टर से डिस्कस करके एक विधेयक, एक बिल का फ्रेमिंग करते हैं और पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज से पास होता है। फिर सिग्नेचर हुआ प्रेसिडेंट का, बन गया एक्ट। ये परमानेंट लॉ है। तो कानून हमारे यहां जो अस्तित्व में आते हैं, लॉ जो अपने एग्जिस्टेंस में आते हैं, ये 3 प्रकार से आपने देखा। लेकिन कॉलेजियम की जो बात है वो इनके द्वारा अस्तित्व में नहीं आया, सरकार अध्यादेश के द्वारा नहीं व्यवस्था किया। सरकार ये एक्ट अधिनियम के द्वारा भी, पार्लियामेंट के द्वारा बिल पास करके अधिनियम बनाकर व्यवस्था नहीं किया। कैसे ये हुआ? ये व्यवस्था हुआ बाई केस लॉ, यानी टाइम टू टाइम न्यायाधीश से संबंधित मामले जो सुप्रीम कोर्ट में जाते रहे और सुप्रीम कोर्ट में जो मामले गए उन्हीं से संबंधित जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट इस पर न्याय निर्णय देता रहा और सुप्रीम कोर्ट ने जो न्याय निर्णय दिया उसी के थ्रू एक सीक्वेंस में जो निर्णय आते गए और उसी के द्वारा ये अस्तित्व में आया। तो इस प्रकार से कहा जाएगा कि भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रासंगिक प्रोविजन, प्रावधान दिए गए उनको लेकर के जो मुद्दे गए सुप्रीम कोर्ट में और समय समय से जो न्यायाधीश मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय आए, इन्हीं निर्णय के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के दिए गए निर्णय के द्वारा ही कॉलेजियम अपने एग्जिस्टेंस, अपने अस्तित्व में आया। तो यह पूछा जाए कि भारत में कॉलेजियम का जन्म कैसे हुआ, यह अपने अस्तित्व में कैसे आया, तो आप कहेंगे कुछ ऐसे न्यायाधीश से संबंधित मामले, या ये कहिए कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में जो प्रासंगिक प्रावधान दिए गए हैं, बड़े रिलीवेंट जो प्रोविजन दिए गए हैं, उनसे संबंधित न्याय निर्णय या उनसे संबंधित जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा व्याख्या निकल करके आया, उन्हीं व्याख्याओं से, उन्हीं न्याय निर्णयों के द्वारा जन्म हुआ, अस्तित्व में आया कौन सा? कॉलेजियम। तो कॉलेजियम का जन्म कैसे हुआ आप समझ गए। सरकार कानून बनाकर व्यवस्था नहीं की, ठीक, अध्यादेश के द्वारा, सरकार संसद के द्वारा कानून भी नहीं, और ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में भी यह व्यवस्था नहीं था। यह सर्वोच्च न्यायालय के न्याय निर्णय के द्वारा इसका उद्भव हुआ। तो देखा जाए न्यायाधीश मामले कैसे कैसे गए और कैसे निर्णय में चेंजिंग हुआ। देखिए, प्रथम न्यायाधीश मामलों की बात किया जाए तो प्रथम न्यायाधीश मामला यह था एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ। ये एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ। और एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ मामला ये 1981 की है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ, एसपी गुप्ता वर्सेस इंडिया यूनियन केस 1981 का जो है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भारत के संविधान में सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होता है, सीजेआई भारत का मुख्य न्यायाधीश,
इनकी प्राथमिकता नहीं मिलता है। यानी भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या भारत के मुख्य न्यायाधीश की प्राथमिकता की जो बात की गई है वो कहीं दिखता नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की प्राथमिकता भारतीय संविधान में कहीं नहीं दिखता है, नहीं मिलता है। और इस प्रकार से इसी के बाद नेक्स्ट न्यायाधीश मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, और नेक्स्ट न्यायाधीश मामला सुप्रीम कोर्ट में जो गया था वो ये था, सर्वोच्च न्यायालय एडवोकेट सर्वोच्च न्यायालय एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड्स एसोसिएशन बनाम भारत संघ, और ये केस था इन 1993 में। तो ये केस था सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड्स एसोसिएशन बनाम भारत संघ 1993 का मामला है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में यह बात स्वीकार किया कि ऐसी बात नहीं है। जो एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ का निर्णय था कि भारत के संविधान में भारत के मुख्य न्यायाधीश की प्राथमिकता की अवधारणा, कॉन्सेप्ट, इस तरह की बातें संविधान में कहीं नहीं मिलता है। इस विचार को, इस सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को इस मामले में कैंसिल कर दिया, खारिज कर दिया, रद्द कर दिया। ये पुराना जो निर्णय आया था 1991 में, इसको खारिज कर दिया, कैंसिल कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट, ये सर्वोच्च न्यायालय एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड्स बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में दिया कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश को लेकर कॉलेजियम की बात इसने किया। तो इसी केस में भारत में कॉलेजियम की बात आ गई। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम की बात की। जिस कॉलेजियम की हम लोग बात कर रहे हैं, मैंने अभी बताया कि सरकार कानून बनाकर व्यवस्था नहीं अध्यादेश के द्वारा, और नहीं संसद के द्वारा, और नहीं ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था था। सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक मामले के द्वारा दिए गए निर्णय से इसका जन्म हुआ। तो इसी केस के माध्यम से कॉलेजियम पहली बार अस्तित्व में आया। ये कॉलेजियम, तो कॉलेजियम जो पहली बार इस मामले में अस्तित्व में आया, कॉलेजियम, इस कॉलेजियम के लिए इसमें सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि एक होंगे मुख्य न्यायाधीश। नंबर फर्स्ट इसमें दिया मुख्य न्यायाधीश। और ये पहले ये लिखना अच्छा होगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नंबर फर्स्ट। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय के 2 अन्य न्यायाधीश, ये कॉलेजियम में सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में दिया। यानी कॉलेजियम को 3 सदस्यीय बनाया। कॉलेजियम में दिया सुप्रीम कोर्ट ने, एक तो होंगे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस CJI एंड 2 अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यानी टोटल मेंबर कॉलेजियम में इस डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया 3 होंगे। यानी एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ केस था, जो मुख्य न्यायाधीश की प्राथमिकता की अवधारणा को माना कि नहीं है, इसने कैंसिल कर दिया और मुख्य न्यायाधीश की प्राथमिकता को महत्व दिया और एक कॉलेजियम की भी बात किया। इस केस में एडवोकेट सर्वोच्च न्यायालय एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड्स वर्सेस इंडिया यूनियन, इस केस में इसने कॉलेजियम की बात किया, 3 सदस्य। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक और केस गया
और उसमें भी अपना कुछ निर्णय इस तरह से। सुप्रीम कोर्ट में 1998 की बात है, 1998 में तो पहली बार आपसे पूछा गया कि भारत में कॉलेजियम का अस्तित्व कब आया, तो आपका जवाब 1993। इन विच केस, किस केस के, बाई विच केस, किस केस के माध्यम से, तो आपका जवाब होगा सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेज इंडिया यूनियन 1993 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से पहली बार हमारे देश में कॉलेजियम अपने अस्तित्व में है 1993। और नेक्स्ट आप सभी लोग जानते होंगे भारतीय संविधान का, लगभग आप लोग जानते होंगे ये आर्टिकल बहुत चर्चा में। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 143। इस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट को पावर है केंद्र सरकार को सलाह, एडवाइज करने का। तो केंद्र सरकार जब किसी भी लॉ विधि के मामले में सलाह चाहती है तो केंद्र सरकार रिकमेंड, सिफारिश करती है महामहिम राष्ट्रपति महोदय को, और राष्ट्रपति महोदय को संविधान ने शक्ति दिया है। ऐसी परिस्थिति में महामहिम राष्ट्रपति इस अनुच्छेद के अंतर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय से सलाह परामर्श की मांग करते हैं। तो 1998 की बात मैं कर रहा हूं, 1998 की बात मैं कर रहा हूं, ये 1998, ठीक। तो ये 1998 में जो आपके देश के राष्ट्रपति हुआ करते थे KR नारायणन जी, नारायणन जी हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति थे, उन्हीं के समय की यह बात है। तो अनुच्छेद 143 के अंतर्गत जो सलाह की बात है, यह मामला इनके पास गया और इसमें सलाह यह मांगा गया, क्या परामर्श, मुख्य न्यायाधीश के परामर्श सलाह का मतलब, क्या मुख्य न्यायाधीश के द्वारा कुछ मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की भी सहमति, सलाह लेकर मुख्य न्यायाधीश का सलाह माना जाए, या सिर्फ मुख्य न्यायाधीश का व्यक्तिगत अपना विचार ही मुख्य न्यायाधीश का परामर्श माना जाए। यह सलाह में रखा गया कि मुख्य न्यायाधीश के साथ ही साथ अन्य न्यायाधीशों का भी योगदान सलाह में होगा, अथवा सिर्फ मुख्य न्यायाधीश का भी विचार, परामर्श मुख्य न्यायाधीश का सलाह माना जाए, उनका ही। क्या होना चाहिए? यानी मुख्य न्यायाधीश के साथ सुप्रीम कोर्ट के अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश या अकेला मुख्य न्यायाधीश का सलाह ही सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश का परामर्श माना जाए। इस पर इनके सामने यह मुद्दा आया। 1998 की बात है, राष्ट्रपति हमारे देश के हुआ करते थे महामहिम KR नारायणन साहब, और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 1998 में अपना निर्णय दिया। अपना निर्णय दिया कि अकेला मुख्य न्यायाधीश नहीं, मुख्य न्यायाधीश के साथ अन्य न्यायाधीशों की भी बात किया कि सहयोग होना चाहिए, सलाह होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम, एक गंभीर बात सुनिए, इसके पहले वाले केस में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेज इंडिया यूनियन में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के और 2 अन्य न्यायाधीशों की बात किया, 3 सदस्य। लेकिन इस केस में 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मुख्य न्यायाधीश और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश उचित नहीं है। मुख्य न्यायाधीश के साथ 4 सीनियर मोस्ट जज, वरिष्ठतम न्यायाधीश होना चाहिए। तो यहां भी कॉलेजियम की बात को एक्सेप्ट किया, यहां भी कॉलेजियम, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया, यहां भी कॉलेजियम को एक्सेप्ट किया गया, और यहां भी कॉलेजियम की जो बात एक्सेप्ट किया गया। कॉलेजियम में यहां पर पुराना जो कॉलेजियम की बात किया गया था 1993 में, एक मुख्य न्यायाधीश 2 अन्य, उनको कैंसिल किया, और यहां पर दिया क्या, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या भारत के मुख्य न्यायाधीश, या भारत के मुख्य न्यायाधीश, जिसे आप शॉर्ट में कहेंगे CJI, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और नेक्स्ट क्या, सर्वोच्च न्यायालय के 4
अन्य न्यायाधीश, 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश। तो प्यारे बच्चों, आप यहां ध्यान देंगे, कॉलेजियम का अस्तित्व हमारे देश में प्रथम पहली बार कब? 1993। किस केस के द्वारा? आप समझ ही गए, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस इंडिया यूनियन, ये पहली बार। लेकिन उस समय कॉलेजियम में सदस्यों की संख्या मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 2 अन्य न्यायाधीश, उसको कैंसिल किया, कॉलेजियम होगा बट 2 अन्य न्यायाधीश नहीं, मुख्य न्यायाधीश के साथ 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश। यानी यहां पर कॉलेजियम में न्यायाधीशों की सदस्यों की संख्या कंप्लीट देखा जाए तो 5 CJI एंड 4 अदर सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश, ये कॉलेजियम। ठीक है, एक और गंभीर बात देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एक और बात बोला, महत्वपूर्ण बात। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में दिया कि एक तो ये कि अकेला चीफ जस्टिस का नहीं, इनके साथ 4 और भी होंगे, और ये जो सलाह होगा ये महत्वपूर्ण होगा, अकेला सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस का सलाह नहीं, इनके साथ 4 न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय में। नेक्स्ट क्या दिया? एक महत्वपूर्ण बात कि अगर कॉलेजियम में 2 न्यायाधीश होंगे जो किसी मामले में प्रतिकूल विचार देते हैं, किसी मामले में जो सलाह कायम हो रहा है उसके अगेंस्ट उनके विचार हैं, तो इसको सरकार को नहीं भेजा जाएगा। ये गंभीरता से सुनिएगा, कल को आईएएस में या पीसीएस में क्वेश्चन पूछा, सेंटेंस देता है या एसर्शन रीजन में ऐसे क्वेश्चन पूछ चुका है। क्या कॉलेजियम के 3 जजेस अपने विचार देते हैं तो यह मान्य होगा, सरकार को भेजा जाएगा, कॉलेजियम भेजेगी? ठीक, तो अब क्लियर है। क्या 2 जज विरोध करते हैं, 1 जज विरोध करता है, यह सब ध्यान रखिए। तो 1 जज नहीं, 2 जज की बात की है, एटलीस्ट 2 जजेस, 2 न्यायाधीश कम से कम अगर प्रतिकूल विचार देते हैं, सलाह जो स्थापित हुआ है उसमें अगेंस्ट विचार देते हैं, तो ये मान्यता नहीं दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसको ये कॉलेजियम सरकार को नहीं सेंड करेगी, नहीं भेजेगी। ठीक है, ये नहीं कि कुछ भी बहुमत हो, ये ध्यान दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। आगे चलिए, हमारे देश में ये व्यवस्था चल रहा था, बट आप याद कीजिए मनमोहन सिंह के शासन में अपोजिशन पार्टी हुआ करती थी बीजेपी लोकसभा में, तो लोकसभा में अपोजिशन पार्टी, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी हुआ करती थी सुषमा स्वराज। बीजेपी अपोजिशन पार्टी थी और बीजेपी के नेता यानी लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी, विपक्षी दल के नेता उस समय मनमोहन सिंह के शासन में लोकसभा में एक जानी मानी नेत्री, 30 तलाक नेत्री सुषमा स्वराज हुआ करती थी। सुषमा जी ने इस पद पर रहते हुए अपने स्पीच भाषण में लोकसभा में बोला था, हमारे देश की न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने विचार दिया कि अगर हाई कोर्ट में माना कि कोई जज है, जजेस के अपॉइंटमेंट के मामले में पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को है, हाई कोर्ट का कोई जज है और हाई कोर्ट में केस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी मिनिस्टर का है, तो जज सोचेगा कि अगर हम उस मिनिस्टर के अगेंस्ट डिसीजन देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में हमें प्रमोशन, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने का चांस नहीं मिलेगा। इसलिए बस उस मंत्री को खुश करने के लिए वो न्याय नहीं अन्याय करेगा, यह समझते हुए कि मंत्री गलत हैं, जेल भेजना चाहिए, बट पनिशमेंट न देकर उसको प्रसन्न करने के लिए अपना न्याय निर्णय करेगा। तो सुषमा जी ने निर्णय दिया कि न्यायपालिका हमारी इंडिपेंडेंट स्वतंत्र नहीं है। उन्होंने एक समिति की बात किया जिसमें सुझाव दिया कि एक मेंबर होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया गवर्नमेंट, नेक्स्ट मेंबर स्पीकर ऑफ लोकसभा, और नेक्स्ट मेंबर लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी, नेक्स्ट मेंबर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुषमा जी ने बताया इस कमेटी को फाइनली न माना जाए, यह हमारा विचार है, सर्वदलीय बैठक करके सभी दलों के सुप्रीमो इस पर विचार करें और आम सहमति से इस कमेटी के किसी सदस्य को हटाना, कुछ और सदस्यों को सम्मिलित करना एक सामान्य विचार हो और कमेटी सेटअप किया जाए। ये कमेटी अपनी रिपोर्ट अनुशंसा देंगे और उसी आधार पर प्रेसिडेंट नियुक्ति करेंगे, यानी गवर्नमेंट का रिकमेंडेशन नहीं। इसी के बाद 2014 की बात है, जस्ट बिफोर, इसके ठीक पहले सुषमा जी विचार दी थी। 2014 में इलेक्शन हुआ, आप सभी जानते होंगे। 2014 में बीजेपी प्रेजेंट बहुमत से आई
और नेता थे नरेंद्र मोदी जी, एक चालाक पॉलिटिशियन नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी समझ गए सुषमा स्वराज का विचार का मतलब बीजेपी का विचार, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी पद पर थी। उन्होंने माना कि हमारी सरकार आ गई, अगर लंबे समय तक जुडिशरी को इंडिपेंडेंट करने का प्रयास नहीं करते हैं तो देश की जनता और मीडिया कहेगी आप लोग अपोजिशन में थे तो न्यायपालिका के स्वतंत्र होने की चिंता थी, अब कहां चले गए, अब ये विचार क्यों नहीं। इसलिए प्रधानमंत्री पद पर आने के बाद इन्होंने क्या किया, एनजेएसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की व्यवस्था किया 2014 में। लेकिन इसका विरोध हुआ, क्यों? क्योंकि इसमें इन्होंने व्यवस्था दिया था इसके एक मेंबर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, 2 सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश और नेक्स्ट मेंबर सेंट्रल लॉ मिनिस्टर, केंद्रीय विधि मंत्री, और 2 अदर मेंबर जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंटेड, यानी केंद्र के लॉ मिनिस्टर, विधि मंत्री और 2 सरकार के द्वारा नियुक्त, 3 तो इन्हीं के हो गए, आधी इन्हीं की संख्या हो गई। तो ये आयोग के द्वारा नियुक्ति जो होगा, रिकमेंडेशन, इंडिपेंडेंट न्यायपालिका रहेगी नहीं, क्योंकि सरकार का राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसे शॉर्ट में एनजेएसी कहा गया था, इसमें वर्चस्व सरकार का था, मोदी सरकार की, उनकी अपने ही आधे लोग थे। इसको लेकर देश की समझदार जनता, लॉ के जो एक्सपर्ट थे, पढ़े लिखे लोग, इसका विरोध किए। केस चला गया सुप्रीम कोर्ट में। 2015 की बात है, यह 2014 में अस्तित्व में आया। कौन? एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में एनजेएसी को कैंसिल कर दिया, ये कहते हुए ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, गैर संवैधानिक व्यवस्था है, कैंसिल कर दिया। और इस प्रकार से कॉलेजियम के स्थान पर जो नरेंद्र मोदी सरकार ने एनजेएसी की व्यवस्था किया था, कॉलेजियम के स्थान पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको कैंसिल कर दिया और फिर कॉलेजियम अस्तित्व में आया। कब? कॉलेजियम फिर अस्तित्व में आ गया 2018। तो कॉलेजियम क्या है आप समझ गए। प्रेजेंटली जो वर्तमान में देखा जाए जो कॉलेजियम है, उसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं। ये काम क्या करते हैं, इनके बारे में हम लोग बात कर ले। तो कॉलेजियम क्या करती है, अब इसको हम लोग देखते हैं। कॉलेजियम 2 मामलों में, ये कॉलेजियम जो है, कॉलेजियम 2 मामलों में, एक तो कहा जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में। और दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय में, शॉर्ट में लिख रहा हूं एससी एंड एससी, यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण यानी ट्रांसफर। तो ये 2 मामले हैं, एक तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के नियुक्ति के मामले में ये जजेस के नेम लिस्ट, नामों की सूची तैयार करते हैं और इनके ट्रांसफर, स्थानांतरण जो होते हैं उनमें भी ये तैयार करते हैं। और इस प्रकार से ये भेजा जाता है किसको? राष्ट्रपति के द्वारा सरकार को मिलता है और इस प्रकार से सरकार इसमें निर्णय लेती है। तो ये फाइनली इनके पास ये पावर नहीं है। सरकार को पावर है सेलेक्ट करने का, कितने को सरकार सेलेक्ट करती है। अगर 25 नाम दिए और सरकार ने 3 नाम सेलेक्ट किए, राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट करेंगे, ठीक।
तो ये भेज दिए कॉलेजियम सरकार को, और सरकार एक नाम सेलेक्ट करे, 4 नाम सेलेक्ट करे, 3 सरकार पर बाध्यकारी नहीं, ठीक, या सरकार रोके रखती है, दोबारा भेजते हैं तो टाइम सीमा नहीं है कि सरकार इतने दिनों में कर सके, भेजे राष्ट्रपति को, सरकार के पास पड़ी रह सकती है। तो अभी भी देखा जाए कॉलेजियम के बावजूद भी नियुक्ति के मामले में, ट्रांसफर के मामले में, अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर के मामले में जुडिशियरी पर कंट्रोल फाइनली बता दूं प्यारे बच्चों किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। क्योंकि कॉलेजियम नेम लिस्ट जो तैयार करके सरकार को भेजेगी उसमें से बाउंडेड नहीं है उन सारे नाम को सरकार स्वीकार करे, एक्सेप्ट करे। मैंने एग्जांपल दिया, 25 नाम में से एक ही सेलेक्ट किया, 2 सेलेक्ट किया, 3, 4 सेलेक्ट किया, वो राष्ट्रपति को सिफारिश कर देगी सरकार, राष्ट्रपति सिग्नेचर करेंगे। तो रियली देखा जाए इसमें पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को है, कॉलेजियम को नहीं। इसलिए फाइनली कहा जाएगा कि कॉलेजियम व्यवस्था होने से भी भारत की न्यायपालिका जुडिशरी स्वतंत्र इंडिपेंडेंट नहीं है, अभी भी गवर्नमेंट का अपॉइंटमेंट इत्यादि के मामले में, नियुक्ति के मामले में सरकार की हमारी कंट्रोल नियंत्रण है। क्लियर? इसी निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचेंगे। तो ये आपने देखा कॉलेजियम था, कॉलेजियम क्या होता है, कैसे कैसे कॉलेजियम अस्तित्व में आया और क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं आप समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन इसमें कौन होते हैं, कितने न्यायाधीश विरोध करेंगे तो इनको नहीं भेज सकते सरकार के पास, महत्व नहीं दिया जाएगा। टोटल कितने न्यायाधीश होते हैं, क्या हाई कोर्ट को भी होते हैं या सारे सुप्रीम कोर्ट के, सब कुछ हम क्लियर किए हैं। किस केस में कितने कॉलेजियम में मेंबर की बात की है, किस केस में कितने, आज कितने हैं, सभी कुछ। तो मेरे ख्याल से कॉलेजियम से रिलेटेड प्यारे बच्चों आपको कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी के साथ नेक्स्ट हम मिलेंगे आप लोगों के साथ, और नेक्स्ट इसी प्लेटफॉर्म मैं बता चुका हूं, यह प्लेटफॉर्म सामर्थ्य आईएएस। तो अगले वीडियो में भी हम लोग मिलेंगे, ये होगा सामर्थ्य आईएएस। तो अगले वीडियो में भी तो सामर्थ्य आईएएस के प्लेटफॉर्म पर इसी प्रकार से हम लोग मिलते रहेंगे, और बहुत जल्द ही बैच में अनाउंस करने वाला हूं। मैं बता चुका हूं क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई समझौता नहीं, सारे अनुभवी एक्सपर्ट होंगे, यानी अच्छे से आपको गाइडेंस कर सकें, आपका भविष्य उज्जवल हो, जल्दी सिलेक्शन पा सकें, उसके लिए हर संभव प्रयास होगा। सारे स्टडी मटेरियल प्रिंटेड, टेस्ट सीरीज, जो तरीके मेंस के लिए आपको क्वेश्चन फ्रेमिंग, कैसे राइटिंग करना है, सभी कुछ हमारे एक्सपर्ट सेक्शन वाइज, जिसका जो सेक्शन होगा जीएस का, उसमें आपको ट्रेन करेंगे, आपको सिखाएंगे, जल्दी सफलता मिले। थैंक यू बच्चों, गुड बाय एंड टेक केयर, नेक्स्ट क्लास तक के लिए।